हेलो, कैसे हाल चाल है। Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, sir, you are. Okay, thank you. Assalamu alaikum everyone and good evening. I hope you are all doing well. Uh, Welcome to the week one of internship, Bartek Squad Internship Guidance Series. My name is Abdul Hasib and I am third year biotechnology student at International Islamic University Islamabad, and I am glad to host today's session. Thank you everyone for joining and taking this step towards your professional growth. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, बायोटेक स्क्वाड का एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। बेसिकली बायोटेक स्क्वाड इज अ स्टूडेंट लेड एंड सीपीडी एक्रेडिटेड प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है उनकी स्किल्स को डेवलप करने में, उनकी स्किल्स इन्हांस करने में, उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करता है, जिसकी एग्जांपल हमारी प्रीवियस बायोटेक स्क्वाड स्कॉलरशिप सीरीज थी, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप गाइडेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की थी। और हमारा सिंपल गोल ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी जो स्टडीज़ है बेसिकली उनको हम एक रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें। सो अबाउट टुडेज सेशन, आज हमारा पार्ट ये सॉरी इंटर्नशिप सीरीज का सेकंड सेशन है। इससे पहले हमारा लास्ट वीक फर्स्ट सेशन था जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसमें स्पीकर ने हमें इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में हमें गाइड किया था। तो इस 1 मंथ सीरीज में हम हर वीक डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में जहाँ हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। सो आज के इस वीक में हम सबसे पहले इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन सी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। अगर तो आप में से किसी ने लास्ट सेशन मिस किया है या कोई सेशन देखना चाहता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सेशन अटेंड कर सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर. Miss Uzma Shireen is a molecular biology graduate, and she has hands-on experience as well. She has completed internship at NARC and PCSIR Karachi. She will share her practical insights so that आप सब सेम टिप्स और insights जो है वो अपनी internship hunting के दौरान भी यूज कर सकें. Before we begin the session, kindly turn off your cameras, turn off your mics. If you have any questions, you can write in the chat box. At the end of the session, हम एक लाइव Q&A सेशन भी करेंगे जिसमें स्पीकर जो है वो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. So now I would like to invite Miss Uzma to begin the session. Over to you, Miss Uzma. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Uzma, आपको आवाज आ रही है मेरी सही? अब्दुल हसीब, आप जरा मुझे बता दें आपका माइक ओपन है? yes, आपकी आवाज आ रही है. ओके. सबसे पहले सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का ये सेशन, और थैंक यू अब्दुल हसीब फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन. आज का जो हमारा बेसिक, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी सेशन को अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं. जो मेजर पार्ट था हमारा कि हम इंटर्नशिप का मकसद क्या है, क्या चीज़ है, किस तरह से करनी होती है, वो हम उस पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. आज का सेशन जो है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी जनरल and very specific to the research center or our institute where you can get internship. इसमें देखिए, मैं आपको जब एक इंस्टीट्यूट का भी बेसिक प्रोसीजर बताऊंगी ना, वही सेम प्रोसेस जो है, वही सेम प्रोसीजर जो है
वो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आइदर दे आर इन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ठीक है, इट डजेंट मैटर, वो सेम रूल अप्लाई होता है वहां पर, ठीक है। और इस चीज से बिल्कुल घबराना, मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स छोड़ दें कि कोई बहुत ही मुश्किल काम होता है इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना या उन्हें ढूंढना या कुछ करना, बहुत ईजी काम होता है, ठीक है। अभी मैं आपको आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, फिर मैं इसको कैरी ऑन करती हूँ फर्दर। ये विंडो सबके साथ शेयर हो रही है स्लाइड शो की फॉर्म में? यस मैम। यस मैम, शो हो रही है। ओके, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन इस्लामाबाद। बेसिकली इस्लामाबाद जो है, एक तो हमारा कैपिटल होने की वजह से उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत ज्यादा जो है ना सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं। इनका जो वर्किंग पैटर्न है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सिटीज, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो है ना पॉपुलेशन काफी कम है इस सिटी के अंदर, और यहाँ पे जितने लोग होते हैं ज्यादातर वो होते हैं जॉब्स के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, या कोई इस तरह की चीजें होती हैं उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं होता कि पूरा एक लाइफ स्टाइल जिस तरह से हम कहते हैं वो चल रहा है, वो चीज नहीं है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। मैं आगे वो सिटी नॉर्म्स के अंदर डिस्कस करूंगी। बेसिकली ये सिटी जो है, मैं कहती हूँ कि सेफेस्ट सिटी है अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। दोनों के लिए सबसे बेस्ट सिटी जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद है पाकिस्तान की इंटर्नशिप के लिए। अगर मैं इसको फर्दर आगे नेक्स्ट लेके चलूं, ओके। तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है, मैंने आपके लिए जो है ना जितना मेरे पास वो डाटा मुझे रिसीव हुआ था आपके गूगल फॉर्म की तरफ से, तो मैंने ये जो 4 हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट, इनको शॉर्ट लिस्ट किया है जो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सूट कर जाएंगे। इसमें 3 जो है हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और दूसरा आखिरी जो है हमारे पास ये पिम्स जो है, ये बेसिकली हमारे पास एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये साइंसेस की स्टडीज होती हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन। अच्छा, स्लाइड ये आई थिंक फिर से वो इशू कर रही है, वेट। अब ये सही विजिबल है? काइंडली मुझे बता दें हबीबा। यस मैम, अभी आप स्लाइड शो में ना कीजिएगा, बस ऐसे ही रखिए हम स्क्रीन को। इस तरह कर लेते हैं, ओके। तो बेसिकली ये 4 जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, अब ये बेसिकली इस तरह से है कि इनके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके अंदर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हर एक टाइप का जो स्टूडेंट है ना, डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाला, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर अवेलेबल है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एनएआरसी की तरफ जाती हूँ। इसकी जो लोकेशन है बेसिकली ये चक शहजाद में है, पार्क रोड के ऊपर इस्लामाबाद में। ये थोड़ी सी जो है ना क्या कहते हैं, इस्लामाबाद जहाँ एंड हो रहा होता है ये उस साइड पर आ जाता है ये लोकेशन हमारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी हमारे पास मतलब रेजिडेंशियल वो भी है, और क्या कहते हैं काफी लोगों का आना जाना भी है, ये वैरान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आगे हमारे पास जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी आ जाती है, कॉमसेट आ जाती है हमारे पास। तो इस्लामाबाद का ये वो वाला एरिया है। अब इसको जो है एनएआरसी बेसिकली कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, मैं इसके बारे में जरा बताती हूँ आपको। ये बेसिकली जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, हमारा एक पीएआरसी इदारा है, गवर्नमेंट जिसे रन करती है, उसका एक डिपार्टमेंट है ये एनएआरसी, ठीक है। ये एनएआरसी बेसिकली हमारे पास जो है उसका इदारा है एग्रीकल्चर, इसके ऊपर एग्रीकल्चर में रिसर्च होती है, और ये जो है इसके आगे फर्दर डिफरेंट जो है हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब ये जो एनएआरसी है इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि अगर हम अपनी मार्केट में जितनी भी इस टाइम चावलों की वैरायटीज देख रहे होते हैं या डिफरेंट सब्जियां जो देख रहे होते हैं, ये पहले इनकी टेस्टिंग जो है ना ये एनएआरसी से होती है। कोई भी न्यू वैरायटी जब इंट्रोड्यूस होती है तो वो एनएआरसी करता है। इसमें हमारे पास 10-10 साल तक क्लिनिकल रिसर्च होती है, उसके बाद हमारे पास फील्ड टेस्टिंग होती है, कोई भी हम प्रोडक्ट जो वहां पे बनता है, और डिफरेंट हमारे पास जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी भी हमारे पास है। एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे पास सीजनल क्रॉप्स होती हैं, वीट है या फिर कॉटन है,
ये हर तरह की जो हमारे पास फूड से रिलेटेड चीजें हैं ना उनको डील करता है। आइदर वो बेशक वो हनी भी है, हनी है, उसके अलावा हमारे पास इसमें हमारे पास लाइव स्टॉक आ जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइव स्टॉक की एक और वैल्यू हमारे पास ये होती है कि उसका जो मैन्योर होता है वो भी हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास इसमें ये यूज होता है, ठीक है। मैं अब उसके मेन उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगी, ऑब्वियसली आप सारे फेमिलियर हैं कि क्या स्कोप है एग्रीकल्चर का। तो बेसिकली ये जो जितने भी स्कोप है ना उस सारे को सम अप करता है ये NARC। इसके अंदर हमारे पास मोर देन जो है ना 30 डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है इसका वो है निगाब, ठीक है। उसमें हमारे पास जेनेटिक और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। और हमारे पास जो डिफरेंट क्या कहते हैं सब बेसिक जो निगाब के अंदर काम हो रहा है वो हो रहा है राइस के ऊपर। जो सबसे ज्यादा लैब्स डेडिकेटेड है वो वहाँ राइस की रिसर्च के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट हनी बी रिसर्च सेंटर आ जाता है, एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट आ जाता है। इस तरह के ना इस तरह करके डिफरेंट वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है करने के लिए तो आपने अपनी पसंद का जो डिपार्टमेंट है ना सबसे पहले आप NARC में अप्लाई करते हो। पहले तो वो देखते हैं कि आपके लिए वहां पर जगह अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। मोस्टली वहां पर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आप एडजस्ट हो जाते हो, ओके। तो आपका वहां पर क्या होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, आपके पास होनी चाहिए अपनी CV, ठीक है, एक बेसिक जनरल सी CV या रेज्यूमे जो भी आपके पास हो। उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि उनकी प्रोसेस है, उनको डॉक्यूमेंट्स अपने सेव करने के लिए आपकी CV चाहिए होती है। आपकी CV में मेंशन होना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, क्या पढ़ रहे हो, किस तरह से है, ये सारी चीजें। ये कुछ जनरल अभी मैं जो बता रही हूँ ना डॉक्यूमेंट्स, ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए होने चाहिए। बहुत रेयर होता है कोई इंस्टीट्यूट कोई डिफरेंट किस्म का जो है ना आपसे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वो रख ले। फॉर एग्जांपल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे IBG है, ये जो है वो रिक्वायरमेंट रखता है कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी काफी मतलब इस केस में ना टाइट है। अच्छा, आपके पास बेसिक CV होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट अगर आप कंप्लीट कर चुके हो अपनी स्टडीज, अगर आपने नहीं कंप्लीट की तो आपके पास जो आपका मोस्ट रिसेंट सेमेस्टर है ना उसका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी से लेटर जो आपको मिलता है, रेफरेंस या फिर रिकमेंडेशन लेटर होता है, वो आपका होना चाहिए, इंटर्नशिप लेटर। अब बेसिकली इसकी डेडलाइन क्या होती है NARC की, ये हमारे पास मार्च में यानी आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो और मई तक जाता है। ये इस वजह से आपको कहा जाता है कि मई तक आप अप्लाई कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है स्टूडेंट से, और इनको फिर मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। हर बार जो है ना तकरीबन 15 से 20 बच्चों का ग्रुप बनता है, वो जो हर 15 दिन के बाद ना रिन्यू होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास 1.5 महीने की होती है और हर 15 दिन बाद एक नया बैच आता है। इनका ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। अगर आप थोड़ा लेट अप्लाई कर देते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये होगा कि आपको फिर बैच का वेट करना पड़ेगा या आपका किसी अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है निकाब, जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाती हैं। 2023 में जब मैं गई थी तो ऑलमोस्ट वहां पर जो है ना 500 से 1000 के करीब जो थी एप्लीकेशन सिर्फ निगाब की पड़ी हुई थी, जिसमें से उन्होंने 15 बच्चे रखने थे, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि हम जो है ना वो कहते हैं कि हम इसको मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे, 15-15 करके बैच बनाएंगे। जो रह गए फिर वो रह गए, मतलब एक वो उनकी प्रेफरेंस होती है, आपको कांटेक्ट में रहना पड़ता है वहाँ इंस्टीट्यूट के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको साथ ही NARC का एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ, जो मेरे पास है, जाहिर सी बात है मैं इफ यू डू नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी लेटर, नहीं बगैर आयशा मैं आपके ना क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में करूंगी, आप सारे जो है सेव कर लें या नोट कर लें अपने क्वेश्चंस, मैं आपको एक साथ देती हूँ, ठीक है, जवाब उनका। NARC में मेरा एक्सपीरियंस किस तरीके से था कि मैंने इसके बारे में ना ऑनलाइन सर्च किया था, मुझे कहीं ना कहीं तो करनी थी इंटर्नशिप। तो ओके, मैं ये सारा प्रोसेस आपको बताती हूँ, आप काइंडली जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सेव कर लें अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च आउट किया कि कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल है। किसी यूनिवर्सिटी में करने का ना एज सच फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बस आप वहां देख ही सकते हो, आपको करने कुछ नहीं देते हैं। तो मुझे किसी रिसर्च सेंटर में करनी थी, मैंने इसको सर्च आउट किया अपने ओन पे, तो यहाँ का मुझे फिर पता चला, तो मैंने जो है ना यहाँ की लैब्स में कॉल की थी। मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मेरे पास जो डायरेक्टरी थी ना
मैंने उसमें बस एक किसी भी रैंडम उसको ना कॉल कर दी लैब में किसी डिपार्टमेंट को, और मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा इंटर्नशिप होती है, कैसे होती है, क्या होती है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ होती है, अवेलेबल होती है। अभी मैंने उनसे पूछा अवेलेबल है, उनका जी जी अवेलेबल है। तो मैंने फर्दर जो है ना उसके ऊपर वो नहीं चेक किया कि ये लोग पहले एप्लीकेशन भेजनी होती है, प्रोसेस का वेट करना होता है, और मैं डायरेक्ट जो थी ना इस्लामाबाद चले गई अपनी फैमिली के साथ। तो जब मैं उनके ऑफिस में पहुंची, उन्होंने कहा अभी तो हम नहीं कर रहे, अभी हमारे पास इतने ज्यादा लोग ऐड हैं और ये मतलब अभी हम आपको नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो अपना सामान लेके ही आ गई हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हॉस्टल की बात भी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आपको पूछ कर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किसको कॉल कर रहे हो, कौन सी जगह पर। मतलब हर इदारे में ना जरूरी नहीं है कि जो लैब में लोग काम कर रहे हैं ना उनके पास एक्सेस है आपको इंटर्नशिप करवाने की, ठीक है। उनके पास कोई एक्सेस नहीं होती। हर इदारे में एडमिन ऑफिस होते हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, आपने एडमिन में अप्लाई करना होता है। तो ये मेरी गलती थी, मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा। तो आपने एडमिन में अप्लाई करना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अब तो मैं आ गई हूँ, सामान लेके आ गई हूँ, आप काइंडली कर दें। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप जो है ना कल को लेकर आना, जरा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आप प्रोफेशनल तरीके से किसी से भी बात करोगे, वो आपकी बात जरूर सुनता है, ठीक है। जिस तरह अभी इसी क्वेश्चन को मैं ले आती हूँ कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि उन्हें ना उनके टीचर्स जो हैं वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते या रेफरेंस लेटर नहीं देते। तो आपको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल होना पड़ता है, तरीकाकार सीखना पड़ता है। अपने बिहेवियर को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या कहीं पे भी प्रोफेशनल लाइफ में ना थोड़ा सा एक ना वो रखना चाहिए आपको, रिस्पेक्ट का एलिमेंट। अच्छा, तो बेसिकली ये होता है कि आपको जरा सा प्रोफेशनल जो है वो वहां पर होना पड़ता है। आपका बिहेवियर काफी मैटर करता है अपने टीचर्स के साथ। आप, मैं ये नहीं कहती कि कोई आप बिल्कुल ही फ्री हो जाए, फ्रैंक हो जाए, नहीं, आपको अच्छा वो रखना पड़ता है, तभी वो आपको देते हैं। जब उन्होंने देखा कि आप अपने डिपार्टमेंट में ही प्रोफेशनल तरीके से बिहेव नहीं करते, ना लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ना प्रोफेशनल हो बिल्कुल ही टीचर्स के साथ, ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आप उन्हें भी पता है कि आप जब किसी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। तो जब आप उन्हें वो कहते हैं कि जब आप यहाँ से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा कि इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इस तरीके के हैं, तो ये रीजन होती है वो नहीं देते। और ट्रस्ट भी बहुत मैटर करता है। टीचर्स को पता होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह का है, वो अक्सर जो है ना नहीं करते। या हो सकता है किसी टीचर की आपके साथ बनती नहीं है, कुछ टीचर वैसे ही रखते हैं। तो आप जरा उनसे प्रोफेशनली जाके, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो उनको मतलब उनके साथ जरा प्रोफेशनल हो, अच्छे से बात करता हो, उनकी बातचीत अच्छी हो, आप उसके साथ जाके अपना वो करवा लें और स्पेशल रिक्वेस्ट करें और प्यार से बात करें, अच्छे तरीके से करें डील, हर कोई आपकी बात मानेगा। तो ये तरीकाकार होता है एक इंटर्नशिप लेटर बनवाने का या इस तरीके से रेफरेंस लेटर लेने का। अब वहां पे भी मैंने बात की तो मेरा वहां पर हो गया। उन्होंने मुझे कहा आप नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट्स अपने ले आए, तो मैंने वो कोई 1500 फी थी उस टाइम पे, मैंने वो पे की है। और क्या कहते हैं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं। वो एक फॉर्म देते हैं जो आपको लास्ट में ना सबमिट करवाना होता है इंटर्नशिप के आखिर में। तो ये सारा वहां पे प्रोसीजर था, उन्होंने मेरा तो कर दिया, ठीक है। अब वहां पे जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह अब कंपलसरी हो गई है, डिपार्टमेंट वाले कॉल करके कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से 15 बच्चे आपके पास आ रहे हैं, या 20 बच्चे आ रहे हैं, या 30 बच्चे आ रहे हैं, आपने इनको वहां पे अकोमोडेट करना है। तो आपका जब डिपार्टमेंट अप्लाई करता है ना, वो उस बात में ज्यादा वजन होता है। एक आप पर्सनली अप्लाई कर रहे हो तो वो एक तरह से थोड़ा सा सिफारिश वाला सीन हो जाता है। लेकिन जब आपका डिपार्टमेंट कॉल करता है और कहता है हमारे स्टूडेंट आपके पास आना चाह रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट भी देता है कि आपके फेलोज आपके साथ हैं, बहुत सारी चीजें आपको सहूलियात वहां पर मिल जाती हैं। और एक दूसरा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका जो है ना कंफर्मेशन होती है और एक ऑफिशियली तरीके से जो है आप वहाँ काम करते हो, ठीक है। ये एक बात होगी। NARC के बारे में मैं मजीद ये बताऊंगी कि जिसका मैंने निगाब में की है, तो निकाब में बेसिकली वहां पे ये सीन होता है कि 1.5 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। और उसमें हमारे पास जो है 1.5 महीने की इंटर्नशिप के अंदर आपको ना एक सुपरवाइजर के साथ असाइन कर दिया जाता है, जिसको आपने रिपोर्ट करना होता है। वो सुपरवाइजर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, तो आप उसके साथ लिंक होगे। आपने, वो आपको टास्क बता देगा, या हो सकता है वो आपको ही प्रोजेक्ट दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने वहां काम किया था, वहां पर राइस के ऊपर, ग्रीन सुपर राइस है, उनके ऊपर काम हो रहा था। वो इम्पोर्टेड वैरायटी थी चाइना से, तो उसकी टेस्टिंग हो रही थी मार्केट में लॉन्च करने से पहले।
तो बिल्कुल ही वो जेनेटिक लेवल ट्रायल्स जो थे ना वो हो रहे थे उसके। तो मेरी जो सुपरवाइजर थी उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझसे पहले बेसिक पूछा कि मुझे आती भी है पीसीआर और ये सब चीजें या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे राइस के बारे में थोड़ी सी डिटेल पूछी कि आपको राइस की नॉलेज है, उसकी साइंटिफिक नेम पता है, या इस तरह के बेसिक सवाल पूछे थे उन्होंने। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट साइन कर दिया कि ये जो है ना 28 लाइंस हैं जिनके ऊपर आपने है ना काम करना है। वो किस तरीके से, ये बेसिकली होती है 500 लाइंस उन्होंने भेजी थी, हम हर एक को टेस्ट कर रहे थे कि कौन सी रेजिस्टेंट है या नहीं है। वो एक अलग वो दूसरी तरफ चले जाएगा। खैर उसमें से 28 उन्होंने मुझे दी कि आपने इसका पीसीआर भी रन करना है, पहले आपने इसकी डीएनए एक्सट्रैक्शन करनी है, फिर इसका आपने पीसीआर रन करना है, इसका जेल रन करना है। इसके जो रिजल्ट आएंगे पता चलेगा कि वो रेजिस्टेबल है या रेजिस्टेंट है या ससेप्टेबल है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैंने उन्हें देना था। मैंने उसको चेक करके वो फिर चीज जो थी ना रिपोर्ट होनी थी आगे, यानी कंफर्मेशन हो जानी थी कि ये वैरायटी ठीक है या नहीं है। उसमें से मेरे साथ जितने भी फेलोज थे उन्होंने 28 इस तरह से सबको मिली हुई थी लाइंस, और वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब बेसिकली इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे डील किया है। तो ये वाला प्रोसेस आपका वहां पे 1.5 महीने तक चलता रहता है। मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, 28 के ऊपर काम कर लिया तो नेक्स्ट मिल जाएंगे, नहीं तो आपको दोबारा से करेंगे। अच्छा, एनएआरसी की एक बहुत अच्छी बात है जो आपके लिए जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप वो एक अचीवमेंट है वहां पे, आप वो अचीवमेंट गेन कर पाते हो या नहीं। अगर आप वहां पर अच्छा काम करते हो अपने सुपरवाइजर के साथ, तो वो आपको 1.5 महीने के बजाय 2 महीने तक रोकते हैं। और ये हर बच्चे को वो नहीं रोकते। जो अच्छा काम कर रहा होता है, अच्छे से रिपोर्ट करता है, प्रोफेशनल होता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, और बिहेवियर उसका अच्छा है, वो उस बच्चे को 2 महीने तक भी रोकते हैं। और ये बहुत अचीवमेंट और अच्छी बात है, ठीक है, अचीवमेंट की, क्योंकि वो आपको अपने रिसर्च पेपर का पार्ट बनाते हैं, अपनी रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। उनके रिसर्च पेपर में आपका नाम पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो, ये जितने भी बेनिफिट्स आपको तब मिलते हैं जब आपका बिहेवियर वहां पे अच्छा होगा। तो क्या कहते हैं, ये वाला सारा वहाँ का माहौल है। मैंने जब वहां पर की थी तो मुझे मेरी सुपरवाइजर ने 2 महीने रोका था, और जब मैंने 2 महीने के बाद भी उन्हें कहा कि मैंने अब जाना है छोड़ के, मैं दूसरी जगह करना चाह रही हूँ, या मैंने वापस मुल्तान जाना है, तब भी वो मुझे रोक रही थी कि आप कुछ अर्सा और रुक जाओ। हालांकि वहाँ क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन आपका सुपरवाइजर जो है आपको कवर कर लेता है कि आप काम कर रहे हो। मैम आवाज नहीं आ रही। जी जी, ठीक है। एनएआरसी की तरफ से जो है ना, मैं अभी यही सारा कंक्लूड कर रही थी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट चेंज नहीं होते, तो वो आपको एडजस्ट कर देते हैं। मैंने आपको एनएआरसी का बताया। अब मेरे कुछ फेलोज जो रह गए थे वो एनिमल साइंसेज में गए। वहाँ निकाब जो है वो सबसे जबरदस्त है। उसमें ये है कि नीचे सारा प्लांट बेस्ड है, ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, और ऊपर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। एनिमल में भी माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स हैं, प्रोबायोटिक्स और इस तरह की चीजों के ऊपर वहाँ काम हो रहा होता है, यानी फूड रिलेटेड। ठीक है, और एनएआरसी का ये भी है। एनएआरसी का मैं इसलिए आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारों का भी तकरीबन जो है ना इसी तरह का प्रोसेस होता है। अब मेरी लैब थी ग्रीन सुपर आइस के ऊपर मैं काम कर रही थी। वहाँ जीन एडिटिंग की डिफरेंट किस्म की ना लैब्स होती हैं, जैसे आपके डिपार्टमेंट्स में भी होंगी। तो हर लैब के अंदर एक डिफरेंट काम चल रहा होता है। तो आपका सुपरवाइजर अक्सर आपको भेज देता है कि इस वीक हमारी लैब में तो काम नहीं है, आप दूसरी लैब में जाके जो है ना वो कर लें। सनिया ने पूछा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बिल्कुल होता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेडिकेटेड लैब है वहाँ पे। और वो डिपेंड करता है कि आपका जो डायरेक्टर है ना निकाब का, वो आपको किसके सुपरवाइजर के साथ असाइन करता है। ठीक है, तो वो खुद से ही बताते हैं, आपके पास चॉइस नहीं होती है कि आपने किसके साथ काम करना है। तो वो हो सकता है आपका सुपरवाइजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब का हो सकता है, जीन एडिटिंग का हो। ये जो डिपार्टमेंट है ना निगाब, एनिमल साइंसेज, हनी बी, ये डिसाइड करता है एडमिन। ठीक है, एडमिन के बाद जब आपका डिसाइड हो गया कि आपने निगाब में ही करनी है, निगाब में आने के बाद वहां पे डॉक्टर शौकत हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप किस सुपरवाइजर के साथ और किस लैब में काम करोगे। तो बेसिक वहां पे ये होता है। वो बहुत सारी लैब्स हैं, ठीक है, हर लैब में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम करवाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो वो आपको डिफरेंट लैब्स के अंदर जो है ना आपका विजिट भी लगता रहता है, आप उनसे बातचीत करते हो, वहां जाके सीखते हो। मैंने वहां पे टिश्यू कल्चरिंग सीखी है पोटैटो की। और उसके अलावा हमें वहां पे फील्ड ट्रायल्स करवाते थे, फील्ड में आपने कैसे काम करना है और किस तरह हमारे पास वो
उसकी जो बडिंग होती है, हर चीज मैंने वहां पे सीखी है, ठीक है। वो हाथ से आपको खुद करने देते हैं। तो ये NARC का सबसे बड़ा बेनिफिट है। जितने भी आप इस्लामाबाद जाने वाले हो ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि और सारे इंस्टीट्यूट अपनी जगह पर, आप यहाँ पर इंटर्नशिप लाजमी करो। जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ही करो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है एग्रीकल्चर का। तो आप बेशक एनिमल साइंसेज में, एनिमल में इंटरेस्ट है या आपका हेल्थ में इंटरेस्ट है, यहाँ जरूर करो एक दफा, ठीक है। अब एनिमल साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें इतना ज्यादा काम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन आप काफी कुछ सीख लेते हो वहां पर भी। प्रेफरेंस अपनी निगाह रखो NARC में, उसके बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट जो है, मैं इसको लेके चलती हूँ दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। दूसरा हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये बिल्कुल जो है अपोजिट है NARC के गेट के। NARC का जो गेट नंबर 2 है, उसके बिल्कुल सामने NIH है। अब ये बेसिकली हेल्थ का इदारा है, ये भी हमारे पास इंटरनेशनली भी काम करता है और नेशनली भी काम करता है, ठीक है। इसके लिंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल है हमारे पास। अभी इस इदारे में बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर हेल्थ बेस्ड काम होता है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, वायरोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सारे हमारे पास आ जाते हैं NIH के अंदर। और इसमें हमारे पास 15 डेज की होती है इंटर्नशिप की, जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज की है। और उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको जो है ना, खुद से वो हाथ नहीं लगाने देते किसी भी चीज को, आपको कहते हैं आप देख लो, देखो सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली यही होता है मेन। लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, इसकी वर्थ इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा है NIH की। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। इसका सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। वो जो जितने भी हेल्थ के मतलब स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे पैथोलॉजी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, हमारी फील्ड से लिंक भी करता है एक तो, और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में भी ज्यादा होती है, डिमांड भी ज्यादा है पैथोलॉजी की। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट इसके आ जाते हैं। वायरोलॉजी भी है, पब्लिक हेल्थ है, ये भी डिफरेंट हमारे पास इसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें हमारी पास जो एप्लीकेशन होती है बेसिकली वो भी एडमिन को हमने करनी होती है सबमिट। बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है वो हमने एडमिन को सबमिट करनी होती है, ठीक है। और उनका जो नंबर है वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना, जितने भी अभी मैंने 4 शेयर कर रही हूँ, मैं इनके जो एडमिन का नंबर है वो आप लोगों के साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं ग्रुप के अंदर कर दूंगी प्रोवाइड। ये तो मैंने ग्रुप में नहीं भेजनी, तो आप वहीं से जो है ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपको CV चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी लेटर, CNIC, और आपका रिजल्ट कार्ड लाजमी चाहिए होता है। रिजल्ट कार्ड में ट्रांसक्रिप्ट भी आ जाती है, या फिर आपका रिसेंट जो रिजल्ट कार्ड होता है वो चाहिए होता है, इसके बगैर नहीं होता। अच्छा, अब इसमें भी अगर आपका पैथोलॉजी में नहीं हो रहा तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके बात करोगे हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जरूर एडजस्ट कर देते हैं। अब इस्लामाबाद में करने का क्या पैटर्न होता है कि आप आए इस्लामाबाद में, सबसे पहले आपने NARC में की इंटर्नशिप 1.5 महीना, 15 दिन आपने यहाँ लगाए, तो आपके कितने 2 महीने कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास 1 महीना बचता है कहीं और करने के लिए, तो आप उसके बाद अपनी सिटी को प्रेफरेंस देना, वहां पे अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या जो भी है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। NIH का बेसिक हमारे पास फॉर्मेट ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो IPG आ जाता है। ये हमारे पास G9 में है, इस्लामाबाद का इस्लामाबाद बेसिकली जो है ना वो सेक्टर बेस्ड है, इस्लामाबाद में सारे सेक्टर्स होते हैं, तो ये G9 सेक्टर में हमारे पास इसका है। इसकी जो मेन हमारे पास है ना हेड ऑफिस जिस तरह हम कह लें वो पेशावर में है IPG का। इसमें हमारे पास ये जो छोटा मतलब एक डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर है इस्लामाबाद में। इसमें भी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे होती है। इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त है, इसमें अप्लाई करना मुश्किल है निस्बतन बाकी डिपार्टमेंट्स के। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि वो लोग आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेते हैं और आपकी CV वगैरह ये सारी चीजें लेते हैं। वो पूरा इनका सिक्योरिटी का काफी सख्त निजाम होता है, वो पूरी आप उस सिक्योरिटी एक क्या कहेंगे उसे, सिक्योरिटी चेक से गुजरते हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मिलता है। और स्टूडेंट्स की बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, तो बहुत मुश्किल से चांस बनता है, और यहाँ सिफारिश भी बहुत मुश्किल से होती है। यानी जो मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बात करने का कह रही थी ना, उसमें उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ बड़ा मुश्किल है करना। तो आप इस पर टाइमली अप्लाई करो,
तो फिर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप जाके जून जुलाई का वेट करोगे कि छुट्टियां होंगी तो तब करूंगा, तब इसका कोई फायदा नहीं है। टाइम इसका अभी करने का है तो अभी आप इसको करो, ठीक है। मार्च से मई के दरमियान में आप इसको करो। मार्च तो अब गुजर गया, अप्रैल और मई थोड़ा बहुत रह गया है, तो आपने इसमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्विम्स आ जाता है। क्विम्स हमारे पास बेसिकली जो है जी, पिम्स जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास G8 में आ जाता है। ये काफी पुराना एक मेडिकल जो है ना इंस्टीट्यूट है हमारे पास, काफी पुराना है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है ना, जो स्टूडेंट हेल्थ में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनकी होती है क्लिनिकल लैब्स होती है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए जिनका क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें भी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारे पास आता है, और इसमें जो स्किल्स आप सीखते हो बेसिकली वो ये होती हैं कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे पास जो सैम्पलिंग होती है वो सीखते हो, लैब्स के अंदर टेस्टिंग कैसे होती है वो चीज सीखते हो, और डिफरेंट पेशेंट जो है उनका डाटा किस तरह एनालाइज किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो एमफिल में रिसर्च करते हैं किसी भी हेल्थ के टॉपिक के ऊपर, कैंसर के ऊपर करते हैं, किसी चीज के ऊपर भी, तो उन्हें सर्वे रिक्वायर्ड होता है, तो उन्हें वैसे भी जाके हॉस्पिटल्स में ना सैम्पलिंग और ये सारा काम खुद करना पड़ता है, वरना किसी और से करवाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो जब आपने खुद से करना है तो उसके लिए आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपको सैम्पलिंग आनी चाहिए कि आपने ब्लड कैसे निकालना है, डिफरेंट टाइप ऑफ आईवीज किस तरह करनी है आपने, और ये हमारे पास जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं किस तरह से यूज करें, यूटिलाइज करें, ये सारी चीजें आप सीखते हो। तो ये हमारे पास इस जगह पर काम आती है। कैंसर रिसर्च का जैसा मैं बता रही थी आपको, उसमें ये होता है कि आपको सर्वे करना होता है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट जाके उनकी हिस्ट्री किस तरह से लेना है, किस तरह से हॉस्पिटल्स वर्क कर रहे होते हैं, वो काम होता है। अब हर हॉस्पिटल की ना एक डेडिकेटेड लैब होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी हॉस्पिटल है वहां पे लेबोरेटरी है, वहां पे ना एक ही टाइम पर काफी सारी जो है टेस्ट हो रहे होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट के हैं या बाहर के हैं। तो आप बेसिकली जब आप यहाँ पे करते हो, एक तो आपका वार्ड का राउंड भी लग जाता है कभी कभार सैंपलिंग के लिए, लेकिन मेन आपने जो है ना लेबोरेटरी में काम करना होता है किसी भी हॉस्पिटल की। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मनार है मुल्तान में, तो वहाँ की लेबोरेटरीज में आप काम करते हो, वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरह से सैंपल कलेक्ट करना है, उसको किस तरह से उसकी टेस्टिंग होती है। ज्यादातर मशीन्स होती हैं इस तरह की लेबोरेटरीज में ना, आप हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं करते हो, मशीन होती है उसके अंदर आपने फिक्स किया है, वो सारा काम खुद कर रही होती है। आप जाहिर सी बात है सारे जानते होंगे इस बारे में। तो ये हॉस्पिटल्स में काम करने का ये बेसिकली होता है प्रोसीजर। तो ये मैंने आपको 4 इंस्टीट्यूट बताए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके हॉस्टल और सिटी नॉर्म्स की तरफ। हॉस्टल जो है एक हॉस्टल सिटी करके जगह है, वहां पे पार्क रोड पे ही है, कॉमसेट के सामने। बेसिकली वो हॉस्टल सिटी में क्या होता है कि वहां पे ऑलमोस्ट 100+ जो है ना, क्या कहते हैं, वहां है हॉस्टल्स। वो एरिया डेडिकेटेड ही सिर्फ हॉस्टल्स के लिए, वहां मेल फीमेल सबके हॉस्टल मौजूद हैं, गर्ल्स बॉयज सबके लिए। हॉस्टल के अंदर ही जो है आपको जिम की हर चीज की फैसिलिटी मिल जाती है। और जो लड़कियां कहती हैं कि थोड़ा सा जैसा NARC जिन्होंने जाना है, तो एक और हॉस्टल है अक्सा गर्ल्स हॉस्टल, वो पड़ता है ये पार्क टाउन में, चट्टा बख्तावर में है अक्सा गर्ल्स हॉस्टल, वो करीब पड़ता है NARC से, ठीक है। तो वहां पे एक ही वो हॉस्टल है, उसमें बड़ी मुश्किल से स्पेस मिलती है, अगर किसी कोई करना चाहता है तो वहां पे कर सकता है। मैं उनका नंबर भी जो है ना मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, अगर कोई लड़कियां वहां रहना चाह रही हैं। अब हॉस्टल सिटी का जो ड्रॉबैक है ना एक, वो मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि वहां पे कोई फैमिलीज नहीं रहती हैं, ठीक है। वहां पे बिल्कुल बस या लड़के रह रहे हैं या लड़कियां रह रही हैं, और माहौल जो है थोड़ा सा अजीब होता है, गर्ल्स को फील होता है रात के वक्त स्पेशली। अगर आप आ रहे हो वहां से आना जाना कर रहे हो ना, तो माहौल मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था जब मैं वहां के हॉस्टल सर्च करने गई थी। तो ये आपने अपना ध्यान खुद रखना है कि आप वहां पर कैसे रहते हो, ठीक है। गर्ल्स के लिए मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी, बेशक सेफ सिटी है लेकिन अपना ध्यान आपने खुद ही रखना है। मुझे एक अपनी जूनियर का मैसेज आया था, वो कह रही हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि हम आपको इंटर्नशिप पे तभी जाने देंगे जब आपके टीचर्स गारंटी देंगे कि आप वहां सेफ हो। तो मेरा उसको आंसर यही था कि सेफ्टी आपकी अपने हाथ में है आपकी। जब आपको पता है हॉस्टल की टाइमिंग जो है वो 7 बजे 8 बजे है, तो आप 9 बजे मत आओ, दिन दिन आ जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो इस तरह के प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं ना, इनकी टाइमिंग 10 बजे तक होती है रात के, तो आप
आपको किसी ने भी नहीं कहा कि आप रात देर तक वहां रुको, आप टाइमली घर जाओ। आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर वालों की जिम्मेदारी है। कोई भी टीचर आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेगा और उसका बनता भी नहीं है लेना, क्योंकि आप अपने ओन पे जा रहे हो। वो आपको सिर्फ एक मतलब एक रेफरेंस लेटर दे रहा है, एक रेफर कर रहा है आपको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो आप। तो बड़ा सोच समझ के अपने लिए इंतखाब करना कि आपने हॉस्टल में रहना है या कहाँ रहना है। जो मैं आपको अक्सा गर्ल्स हॉस्टल का बता रही थी, बेसिकली वो जो है ना एक फैमिली एरिया में है, अच्छा एरिया है, वहाँ पे अच्छी फैमिलीज रहती हैं, तो आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती कि आप रात को देर से भी आना जाना कर रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, और ये बेसिकली वहाँ का था। अब सिटी नॉर्म्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हर कोई बहुत एजुकेटेड है, अच्छी बात करने वाला है, अच्छी गुफ्तगू करने वाला है। वहां पे आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ज्यादातर तो वैसे कोई वहां पे ना छेड़छाड़ ऐसे करते भी नहीं है वहां के जो रिहायशी लोग हैं, लेकिन आपने फिर भी अपना ख्याल वहां पे रखना है। हॉस्टल सिटी में तो देखिए हर शहर से लोग आ रहे हैं, तो आपने ध्यान वहां पे रखना है। अब यहाँ पे बेसिकली एक है प्रॉब्लम, मैं एनएआरसी की ज्यादा बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहां पे गुजारा है तो मुझे पता है। तो वहां पे बेसिकली ये है कि बहुत बड़ा वो इदारा है अंदर जाने का, लेकिन कोई भी कन्विंस वहां पे नहीं जाती है। बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, गेट से लेकर निकाब जो है वो आखिरी डिपार्टमेंट है, आप ये समझ लें। तो वो आपको कोई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला है, अक्सर पैदल तय करना पड़ता है। तो वहां पे क्या सिस्टम होता है कि जो डिपार्टमेंट के लोग जा रहे होते हैं ना, कार में आना जाना कर रहे होते हैं, तो आप उनके साथ लिफ्ट ले सकते हो, वो इजीली आप जा सकते हो कंफर्टेबली, वो कोई कुछ नहीं कहता। वहां का एक ना एक नॉर्म है कि वो एक दूसरे से लिफ्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे लिफ्ट लेके आना जाना कर सकते हो, या 4-5 आप लड़कियां इकट्ठे होके कोई अपनी इन ड्राइव करवा लेते हो तो वो भी आपको ठीक पड़ती है। अब वहाँ इस्लामाबाद में बेसिकली जो आने जाने के लिए ना कोई रिक्शे और जिंचियां इस तरह से ऐसा सच नहीं चलती हैं। वहां पे सुजुकी होती है विच इज वेरी अनसेफ, और मैं लड़कियों को कहूंगी कभी भी उसको यूज ना करें, क्योंकि ड्राइवर आगे बैठा होता है, आप पीछे बैठे होते हो और पता भी नहीं चलता आपने कहाँ उतरना है कहाँ नहीं। मेल फीमेल सारे वहां पे मर्ज हुए हुए होते हैं। बहुत बुरी क्या कहते हैं सवारी है, उसे बिल्कुल मत यूज करना। अब वहां पे वैन्स भी चलती हैं लेकिन कम है, ज्यादातर आपको ना वहां पे कोई इन ड्राइव वगैरह ही करवानी पड़ेगी। बॉयज तो करवा लेते हैं बाइक, लेकिन गर्ल्स के लिए यही है कि आप जहाँ पे भी जाएं ग्रुप में जाएं। और उसके अलावा क्या कहते हैं जो मैं बता रही थी, हाँ, कि अंदर जाने की कन्विंस नहीं है तो आपने उसका भी ध्यान रखना है। 4-5 लोग जो हैं वो मिलके येंगो करवा लें, वहाँ येंगो चलती है और चलती है, करीम चलती है। तो ये तीनों वहाँ पे जो है ना काफी कॉमन है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। येंगो का रेट सबसे कम होता है, तो मैं साथ साथ आपको रेट्स भी इसीलिए बता रही हूँ कि आप मतलब अपना देख लें हिसाब किताब। अच्छा हाँ, रेट से मुझे याद आया, इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंसिव है खाने पीने के लिहाज से। अपने खाने पीने का जरूर वो देख लें। आपके जो हॉस्टल होते हैं अक्सर वो मेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप मेरा आपको सजेशन यही होगी कि आप मेस को जरूर चूज करें। बेशक 2 लड़कियां मिलके एक मेस करवा लें, लेकिन बाहर से खाना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आपका जो मंथली एक्सपेंस होगा वो आपकी ना इंटर्नशिप आपको कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ जाएगी, आपकी हॉस्टल की सेमेस्टर फीस से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वहां पे जो नॉर्मल हमारे पास हॉस्टल रेट्स हैं वो होते हैं तकरीबन 8,000 से स्टार्ट होते हैं विदाउट मेस, और वो जाते हैं 13-14 हजार तक। ठीक है, जब आप मेस करवा लेते हो 5,000 रुपए कुछ है, आपको मेस के देने पड़ते हैं। कुछ जगह पे 3,000 है, किसी जगह 4। तो वो डिपेंड करता है कि वो दिन में कितनी दफा खाना देते हैं। एसी वाले रूम्स, क्योंकि गर्मियां अब इस्लामाबाद में भी बहुत होती हैं, तो आपने अगर एसी वाला रूम लेना है तो वहाँ उसकी प्राइस आपकी स्टार्ट होती है 16,000 से लेकर 20 तक जाती है। उसमें आपका मेस भी इंक्लूड होता है, आपको एयर कंडीशन रूम भी मिल जाता है। ये एयर कंडीशन वाला जो है ना, ये फैसिलिटी आपको सिर्फ हॉस्टल सिटी में मिलेगी। जो मैं अक्सा गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही थी उसमें अगर आपको एसी का मतलब लेना है, वो बेनिफिट लेना है, तो आपको बेसमेंट में रूम लेना पड़ेगा, वो बहुत ठंडा होता है। खैर, ये सारी बातें जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि मैंने कोई पॉइंट ना मिस किया हो। अच्छा, अब मैंने इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ 4 मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर मैं उसको लेके चलती तो 2-3 घंटे इसी में ही निकल जाते। लेकिन अगर आपने कोई अपने माइंड में सोचा हुआ है इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो प्रोसेस यही है, अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, हर जगह पे सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके डिपार्टमेंट ने कॉल करनी होती है या आपने कॉल करनी होती है, तो तरीकाकार सेम सबका यही है। अब ये जो है नेक्स्ट हमारे पास एक कोई एक्सपीरियंस है उनका, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो मैं चाहती हूँ काइंडली आप उनको सुने। ये तो मेरी तरफ से सारी बात जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Ms. Usma. Thank you so much for the detailed each and every structure and lab research details. We have two students over here. First of all, Abdul Hasib. He has experience in a research lab in Islamabad. Kindly unmute your mic, Abdul Hasib, and share your experience for 5 minutes. Assalamu alaikum. Am I audible? Wa alaikum assalam. Yes, you are. So basically, I have done my internship at PCSIR Islamabad. PCSIR जो है वो basically पाकिस्तान के का जो है वो largest institute है regarding ये industrial research, industrial and scientific research, जहाँ पे कह लें कि environmental analysis हो गया, chemical analysis हो गए, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की उधर वहाँ पे लैब्स हैं, और बायोटेक्नोलॉजी की लैब है वहाँ पे। तो मेरा जो पर्सनल वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वहाँ पे 45 डेज की इंटर्नशिप की थी 2 to 3 मंथ्स अगो। तो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ का जो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। और बेसिकली वहाँ पे 4 लैब्स थी, और मैंने 3 लैब्स में वहाँ पे जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया। एक एनवायरमेंटल लैब है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है, एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब है। केमिकल लैब भी है वहाँ पे, लेकिन मेरा वहाँ पे उतना टाइम गुजरा नहीं है। मेरा मोस्टली टाइम बायोटेक्नोलॉजी लैब में गुजरा। और इंस्टीट्यूट का नाम मैंने लिया PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ, आई एम सॉरी मैं इसकी एब्रिविएशन रिकॉल नहीं कर पा रहा। PCSIR में मैंने की थी इस्लामाबाद में। इसके अलावा PCSIR वैसे लाहौर भी है और कराची में भी है। तो अच्छा, इन्वायरमेंटल लैब में हमने बेसिकली वहाँ पे वाटर टेस्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने वाटर की मतलब बेसिकली आपको वहाँ पे वाटर की pH टेस्टिंग हो गया, और आयंस की टेस्टिंग, क्लोराइड हो गया, और कह लें सल्फेट टेस्ट, इस तरह के आपको वहाँ पे पहले आपको सिखाते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी लैब में वहाँ पे भी मोस्टली लिक्विड सैंपल्स हो गए, वाटर की टेस्टिंग, मिल्क की, फूड सैंपल्स की भी टेस्टिंग वहाँ पे आपको सिखाते हैं। एंड इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी लैब है वहाँ पे आपको वो जो मैम वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लैब में है उनकी बेसिकली क्योंकि कॉस्मेटिक्स की उनकी फील्ड है, और इसके अलावा वो उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो नैनो पार्टिकल से रिलेटेड मिलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी लैब में बेसिकली आपको नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस का वो आपको प्रोसीजर और सारा वो सिखाते हैं। तो जिस तरह पहले मैम उस्मा ने बात की कि मतलब किसी भी आप इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से आपने इंटर्नशिप लेटर लेना होता है। इसके अलावा CV आपकी मतलब कुछ समझते हैं कि हमें हमें जो है वो CV में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ स्किल्स वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी। तो आपकी जो जो बेसिक स्किल्स है वो भी मतलब एक बेसिक सी CV आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इतना वो क्योंकि आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे कुछ सीखने ही जा रहे हैं, तो एक CV आप मैंने जो वहाँ पे एक सिंपल सी CV जमा करवाई थी, और उसके साथ इंटर्नशिप लेटर था मेरा। और ये इंटर्नशिप मैंने वैसे की थी ड्यूरिंग माई सेमेस्टर टाइम। तो मुझे 45 तो जिसकी वजह से मुझे सिर्फ वीक में 2 से 3 दिन मिलते थे जाने के लिए वहाँ पे। तो और जिस तरह मैम उज़मा ने बात की कि इन सब चीज़ों के अलावा आपको वहाँ पे कह लें कि कभी-कभी इस तरह से होता है कि वहाँ पे आपको अगर सिखाना भी होता है उन्होंने, तो उनके पास कुछ सैंपल्स नहीं होते टेस्टिंग के लिए, या कह लें कि मतलब रश भी काफ़ी सारा हो जाता है वहाँ पे। तो वो आपको कभी-कभी या तो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, या आपको फिर कह देते हैं कि आप थोड़ी देर बाद आएँ, या थोड़ा मतलब टाइम के बाद आप जो है वो इंस्टीट्यूट को जॉइन कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो आपको आपका प्रोफेशनलिज्म भी वहाँ पे बहुत मैटर करता है। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी पंक्चुअलिटी, ये सब वहाँ पे बहुत मैटर करता है, और वहाँ पे सब नोटिस करते हैं इस चीज़ को। और स्पेशली जो आपका लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो जो आप करते हैं, उसको भी वो बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं।
वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो आपको नोटिस करेंगे इस चीज़ के लिए। और मैं पर्सनली मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था वहाँ पे, हमारा ग्रुप था, तो हम वहाँ पे बेसिक लैब प्रोसीजर्स को फॉलो करते थे। लैब कोट हो गया, फेस मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, तो ये हम लाजमी पहले से पहन के जाते थे। तो ये चीज़ वो वहाँ पे नोटिस करते थे कि ये स्टूडेंट्स वहाँ पे जब जब भी जाते हैं बगैर लैब कोट के या बगैर सेफ्टी रूल्स को फॉलो किए ये लोग नहीं आते। तो ये चीज़ें वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपने इंटर्नशिप करनी है एक्सपीरियंस के लिए। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी की लैब में आपके माइक्रोबायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा आपकी ये लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कि आप लैब सेफ्टी का कितना ख़्याल रख रहे हैं, आप कितने प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन भी देती हैं। जिस तरह मिस उज़मा ने बात की थी कि अगर आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशनलिज़्म, आपका काम जो आप सीख रहे हैं वहाँ पे, या आपका एटीट्यूड, इस तरह की चीज़ें अगर आपको अ उनको वहाँ पे आपको पसंद आ जाती हैं, आपको मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट अपने आप को वहाँ पे शो करते हैं, तो वो आपका टाइम एक्सटेंड कर देते होते हैं। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था कि मेरा टाइम वैसे तो 45 डेज़ की इंटर्नशिप, लेकिन उन्होंने वो एक्सटेंड कर दी थी। वहाँ की जो बायोटेक्नोलॉजी लैब में जो मैम थी हमारी सुपरवाइज़र, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। उन्होंने अपने पर्सनल जो उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने हमें वहाँ पे अपने साथ काम करने दिया था। और वहाँ पे फिर जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो आपको वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता कि आप टाइम पूरा होने के बाद भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह मैम ने बात की है कि आपकी फिर सुपरवाइज़र जो होती हैं वो आपको मतलब आपको सपोर्ट करती हैं वहाँ पे। अगर उनको आपका काम पसंद आ रहा है तो आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी साथ काम करने का मतलब वहाँ पे आपको मौका मिल जाता है। तो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। बस इतना है कि जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करने जाएँ, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका स्टाफ के साथ, आपका उधर के इंस्ट्रक्टर्स के साथ बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपके छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह से लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप कितना फॉलो कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ें आपकी जितनी अच्छी होंगी, आपकी जो है वो अ, कह लें कि आपकी रेपुटेशन और ये सारे बहुत बेहतर होगा, और इससे आपके लिए भी और मज़ीद अपॉर्च्युनिटीज़ मैटर करेंगी, सॉरी ओपन होंगी। So that was all from my side. Okay, thank you so much, Abdul Hasib. Thank you so much for sharing your experience. आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका काम करने का तरीका ये बहुत मैटर करता है. Now we have second student, Miss Bushra Bibi. She did her internship in NIH and she will be here to for this few words. Miss Bushra, are you here? Yes, am I audible? Yes, ma'am, you are. Over to you. Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So let me please first introduce myself. I am a recent graduate from International Islamic University with the degree of biotechnology. So today I am here to share my experience of internship at NIH, which I have done recently last year in 2025 in the month of July. So basically, first of all, I would let you know the application process. So as far as application process is concerned, you have to apply as early as possible. Because what happened with me and my friends, we have applied even a month before internship starts, but at the end of the day, we couldn't secure a seat in the particular department we wanted to that resonates with our field well, which was quality control. Because of the saturation of students, as Ma'am Usma has already told, students even from other countries come in Islamabad for availing these kind of opportunities. So you have to apply really early as possible, like maybe 2 months before the internship practically starts. So you may get a seat in whatever department you wanted. So first of all, let's talk about the department of NIH. So basically, there were many departments like quality control, public health, biological production, where vaccine production was done, and nutrition department, and there was other including drug analysis and drug testing, etc. So what basically resonates with our degree the most was quality control and maybe biological production, but we couldn't unfortunately secure a seat over there. Obvious reasons, the saturation of students, and then we managed to secure a seat in nutrition department ultimately, and we grabbed that opportunity because we wouldn't waste this kind of opportunity because we don't have enough time. We were already in like seventh semester, so we have to grab that.
So after entering in nutrition department, I have done the internship of like a month, 4 weeks. So there were actually 4 labs in nutrition department, including TDS lab, food lab, water lab, and the last one was micro lab. So somehow they were related to our field, and we had like quite a lot of experience over there, because I believe if you really want to have some kind of professional experience, you have to ultimately grab any kind of opportunity you have on your plate right now. So, first of all, if we talk about water lab, there we test the purity of water, the pH and hardness of water, and different drinks, like different kind of drinks and water come from different institutions for checking the purity, and then they make a report. So it was not only observational, but we also did some kind of handwork. Mostly it was observational, but they sometimes they allow us. There was like a ma'am who was really kind. She allowed us to do some handwork by ourselves, and that was quite nice of her. Then we moved towards food lab, in which we checked the quality of ultimately the food products. We performed gluten test, ash test, and that was also we done that by our hands. So it was a great experience as well. Then we moved towards TDS lab, where we did not did like anything quite amazing. It was like just a waste of the whole week. We were just exposed to some kind of experimental analysis products like HPLC, high performance liquid chromatography. Just we were just observing them, but not any kind of practical work. Then we moved towards finally micro lab, which ultimately resonated with our degree a lot, and we performed like I think we perform different kind of tests for bacterial count, like colony test for bacterial count, and that also we done by our own hands, and that was quite a nice experience overall. So if we talk about the whole experience, it was not that good, but it was not even that bad. So if you really want to have an opportunity of getting a professional experience, and you don't have another kind of opportunity right now, so you should definitely seek it. But as Ma'am Usman has already told us, I think NARC and NIGAB would be a better option than NIH, but you should definitely seek it as well, because it has quite a lot of value on your CV. Like if you add this on your work experience that you have worked in NIH, which stands for National Institute of Health, it would have a lot of value. But if you really want to go for experience and some kind of, to have some kind of practical work, you should definitely first consider NARC and NIGAB, and ultimately you have to apply as early as possible to get the seat. So overall, it was a good experience. That was all. So thank you so much for having me on your platform and letting me share my thoughts. That was all from my side. Thank you. Thank you so much, Ms. Bushra. Thank you so much. These reflections, these insights, these real experiences matters a lot. Over to you, Ms. Uzma, for the question answer sessions. There were some questions in the chat box, and Abdul Hasib is writing something. One thing I missed was their internship fee, which was 5,000 rupees. Okay. PCSIR में 5,000 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ते हैं for the internship. ठीक है? That's an additional point. Over to you, Ms. Uzma. जी जी। अच्छा, ये PCSIR में ना मैंने भी की है कराची में, तो वहाँ उन्होंने मुझसे 200 रुपीज लिए थे जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी PCSIR कराची में, लेकिन हाँ उसका वो डिफरेंट इस तरीके से था कि वो सिर्फ 15 डेज की एक ट्रेनिंग थी। वहाँ पे भी कुछ हमें बेसिक करने देते हैं हाथ से चीजें, लेकिन बेसिक्स था 15 डेज की 2 लैब्स के अंदर आपकी ड्यूटी लग गई थी, तो बस वही आपका काम था। वो मैं आपको भी कराची का जो होगा ना सेशन उसमें आपसे डिस्कस करूंगी। NARC की जो फी है जब मैं गई थी वो थी तकरीबन 1500, अब शायद उन्होंने इंक्रीज कर दी हो, तो मुझे उसका ना एज सच वो नहीं है। हाँ जी, 500 जैसा उन्होंने चेंज की है। बिल्कुल। अच्छा, और कोई क्वेश्चन ऊपर जैसे आ रहे थे, मैं ऊपर स्क्रॉल करती हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने आपको यूनिवर्सिटी लेटर और उसका बता दिया था, रिकमेंडेशन लेटर। यूनिवर्सिटी लेटर बेसिकली जो है वो आपका रिकमेंडेशन लेटर ही है जो आपको टीचर्स देते हैं, रेफरेंस लेटर। तो ये कोई ऐसा सच वो चीज नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस से जाके लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी मैंने बता दिया कि है वहाँ पे लैब। एनिमल साइंसेज बेसिकली उसमें हमारे पास लाइफ स्टॉक स्टडीज होती हैं, जो ये गायें भैंसे ये सब चीजें हैं ना, इनका हमारे पास बेसिकली स्टडीज होती हैं। इनकी हेल्थ का, इनका ध्यान किस तरीके से रखना है, इनकी किस तरह टेस्टिंग होती है,
ये जो मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी टेस्टिंग होती है उसमें, कि कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर, प्रोबायोटिक्स और ये सारी चीजें उसमें होती हैं। अच्छा, फार्मा का पूछ रही हैं आप। फार्मा का बेसिकली PCSIR ही है फार्मा के लिए। ये हमारे पास इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मुझे क्या कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द इस्लामाबाद वन, लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंट जो होते हैं, हमारे पास फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर है कराची में PCSIR के अंदर, और इसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और मतलब एनालिसिस और ये सारी चीजें जो है ना वहाँ करते हैं। डिफरेंट इस तरह के ना सेक्टर्स होते हैं, तो वहां पर हमारा होता है। एनिमल टेस्टिंग भी आ जाती है फार्मा में। तो ये आपको जो PCSIR कराची का कराची कह रही हूँ मैं, इस्लामाबाद का है ना, अगर आप वहां अप्लाई करेंगे तो आपका फार्मा के सेक्टर में हो जाएगा। ठीक है, आपने स्किल्स तो देखे वही सीखनी है, सेम है। हाँ, थोड़ा सा कराची में डिफरेंट था क्योंकि वो एनिमल टेस्टिंग का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वहाँ उनका ना प्रोसीजर काफी पुराने थे, तरीकाकार उनके करने के। उनके बहुत पुरानी मशीनें पड़ी हुई थी, वो हमें बताते थे कि किस तरह से माउस की टेस्टिंग होती है, उसको कोई मेडिसिन देने के बाद कैसे टेस्ट किया जाता है। तो वो डिफरेंट चीजें थी उसमें भी। ओके, NARC में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि डायरेक्टर जनरल को आपने मैसेज करना है, मतलब कॉल करनी है उनको। मेरे पास नंबर है तो सही, जब मैंने अपने टाइम पर किया था, तो वो डायरेक्ट आपकी ना उनसे बात हो जाएगी जो करते हैं वहां पे इंटर्नशिप्स के लिए। तो वो मैं आपको जो है ना प्रोवाइड कर दूंगी। आई थिंक वो अब छोड़ गए हैं, ये मुझे वो क्लियर नहीं है याद। लेकिन आपको आपने क्या करना होता है, इंटरनेट पे जाके सर्च करें NARC डायरेक्टर जनरल नंबर। ये जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के, उन सब के ऑफिशियल नंबर्स वहां पर मौजूद होते हैं गूगल पे, उनकी वेबसाइट्स पे। तो आप जब ये सर्च करोगे ना डायरेक्टर जनरल का नंबर, तो वो वहां पर आ जाएगा। वो पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, वो आपको वहां लीड करेगा। या तो आप उसके एडमिन में कॉल करें या डायरेक्टर जनरल को डायरेक्ट कॉल करें, किसी भी जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इजीएस्ट तरीका होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एक नंबर प्रोवाइड कर भी दिया, हो सकता है कि वो उस तरह कनेक्शन के ऊपर चल रहा हो। ये जो टेलीफोनिक वहां पे वो होते हैं, तो आई थिंक उसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या टर्म उसके लिए यूज होती है, कि अगर एक बंदा फोन नहीं उठाता तो वो किसी दूसरी लैब में रिंग होना शुरू हो जाएगा, वो तो वो लैब वाला उठा लेगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है वहां पे। तो आप 2-3 नंबर वहां डायरेक्टरी से डायल करें। ठीक है, ओके। हाउ टू ऑब्टेन पुलिस सर्टिफिकेट, हाजरा मैं आपको भी जवाब देती हूँ, मैं जरा ये क्लियर कर लूँ चैट बॉक्स को। पुलिस सर्टिफिकेट आपका बनता है, ये आपने पुलिस स्टेशन जाना होता है, जहां पर भी आपका ये जो पुलिस की चौकी होती है, वहां जाके, कोई हेड ऑफिस होते हैं इनके, वहां जाके आपने अपना शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आप वो बनवाते हो। आई थिंक 200 उसकी फी होती है, वो निकल आता है, 2 घंटे में ही बन जाता है। ओके, मैं देखिए सनिया, रिमोट इंटर्नशिप कैसे ऑफर करेंगे वो आपको, अगर तो उनका कोई डिपार्टमेंट है लिंक होता तो वो करवा देते। रिमोट जो है ना इंटर्नशिप्स पॉसिबल नहीं होती हमारी फील्ड में। अगर आप MBA कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो वो डिफरेंट एक होता है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, वो बिजनेस स्टडीज में होता है ज्यादातर। हमारी फील्ड में आपको ट्रेनिंग करनी है, आप मतलब कैसे ट्रेनिंग करोगे अपने शहर में बैठे बैठे, तो ये चीज डिफरेंट होती है। रिमोट का बेसिकली ये भी होता है कि आप ना मतलब सिटीज को चेंज करते रहते हो, किसी जगह फिक्स नहीं होते, तो वो चीज में आप खुद थक जाओगे। अगर वो आपको अपने फॉर एग्जाम्पल PCSIR है, वो आपको कहते हैं 5 दिन आपने कराची काम करना है, 5 दिन लाहौर करना है, 5 दिन आप इस्लामाबाद करोगे, तो आप जो है वो इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। अच्छा, इंस्टीट्यूट आपको कॉल करके एज सच नहीं, स्पेशली वो बताएंगे। हो सकता है कुछ आपको मैसेज कर दें या ईमेल कर दें, लेकिन आपको उनसे राब्ता रखना पड़ता है। वो जब आप उनसे बात करोगे, आप उन्हें भेजोगे कि सर मैंने आपको अपनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं व्हाट्सएप पे, काइंडली रिव्यू कर लें। आपने व्हाट्सएप पे ज्यादातर कॉन्टेक्ट करना होता है उनसे, ये ईमेल कर दिया आप उसे चेक कर लें। वो आपको कहेंगे कि ठीक है मैं रिव्यू करके आपको इस डेट तक बताऊंगा, तो आप उस डेट पे उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें। या अगर वो उस डेट को अवेलेबल नहीं होते, फिर आप 1-2 दिन का गैप लें, उन्हें कॉल करें। टाइम टू टाइम उन्हें कॉल करके वो करते रहे, वो आपको कर देंगे। ये काफी प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये सारा डिले नहीं करेंगे कि हमने किसी को ईमेल भेज दी तो वो बस वहां पे स्पैम में चले गई, ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, चेक करते रहते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे CV बनाने का कहा है, मैं आपको ऐसे गाइड तो नहीं करूंगी मैं आपको, लेकिन शेयर कर सकती हूँ कि कहाँ से आप अच्छी CV बना सकते हैं। यूरोपास एक हमारे पास वेबसाइट है, आपको मैं कहती हूँ आप वहां पर अपनी जाके प्रोफाइल सेटअप करें, तो वो आपकी एक तरह से CV बन जाती है। यूरोपास पे जाके प्रोफाइल आपने अपडेट करनी होती है, हर चीज उसमें वहां पे, तो वो आपकी एक तरह से CV खुद ब खुद बनती रहती है।
आपने इंटरनेशनल कहीं अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप्स के लिए करना है, पाकिस्तान में कहीं करना है, वो सीवी आइडियल है, ठीक है। उसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ज्यादा आइडियल है, बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है। उसमें आप उसे रेज्यूमे में कन्वर्ट कर सकते हो। डिफरेंट वो है यूरोपास, ठीक है, वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एनआरसी की फी, ठीक है। आयशा कह रही है बाज दफा जो है टीचर्स नहीं दे रहे होते लेटर, ठीक है, उन्होंने उस टाइम नहीं दिया, आप थोड़े 2-3 दिन बाद दोबारा जाके ट्राई करो कि सर काइंडली मुझे दे दें, मैं वहां पे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और इस तरह से आप उन्हें उनसे बात करें, ठीक है, कि मैंने उनसे ना अच्छा, एक अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका टीचर आपको नहीं दे रहा ना, सबसे पहले आप क्या करो, आप ना उस इदारे में कॉल करो, आप उन्हें बोलो कि मैं इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है, स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। आप उनसे जब बातचीत करके ना आप अपने टीचर्स को ये बोलो कि सर मैंने वहां बात की थी, वो मुझे रखने को तैयार हो गए हैं, वहां पे स्लॉट भी अवेलेबल है, सिर्फ आपके लेटर का वेट कर रही हूँ मैं, तो आप मुझे लेटर दे दें, मैं वहां पे अप्लाई कर देती हूँ, तो वो इजीली आपका हो जाएगा। नहीं, ईमेल देखिए वो डिपेंड करता है, कहीं पर ईमेल की जरूरत होती है, कहीं पे नहीं होती है। कुछ कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कुछ कहते हैं ईमेल कर दें, तो वो डिफर करता है हर इंस्टीट्यूट का। ईशा, आप किसके पीए की बात कर रही हैं, मुझे काइंडली बता दें। अच्छा, एनएआरसी के। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना, ये जो डायरेक्टर जनरल का पीए है, ये बेसिकली डील करता है, इसी के हाथ में होता है, इसी को व्हाट्सएप करना होता है। हाँ जी, आप इनका नंबर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, तो सारे वहां से देख लेंगे। ओके। अच्छा, आपने जैसा एनआईएच में या किसी और पीसीएस से यार में प्लान करनी है ना अपनी, सबसे पहले एनएआरसी में करें और साथ ही अप्लाई कर दें एनआईएच में। जब तक आप एनआईआरसी में कर रहे होंगे वो दूसरी का टाइम भी आ जाएगा। ईशा, हाँ जी, पुलिस खिदमत मरकज जो होता है वहां पे आपका जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। इंटर्नशिप कंफर्म करने के लिए कब बताते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि आप उन्हें कॉल करते रहे, वो आपको पहली कॉल पे ही बता देंगे बेसिकली जगह अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सर काइंडली आप कर दें, मैं परमिशन ले चुकी हूँ, या फिर मेरा लास्ट ईयर है, और ये इस तरह से थोड़ी बातें करनी पड़ती हैं आपको, थोड़े मक्खन लगाने पड़ते हैं, ये इदारे कुछ इस तरह के भी चलते हैं जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं। वेबसाइट का link tag कर दें। मैं, हाँ, ये यूरोपास इन्होंने लिख दिया, हो गया, ठीक है। हाजरा, अब आप बताएं, आप क्या पूछना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है ना, तो उनको भी फिर यूनिवर्सिटी से लेटर इशू करवाना पड़ेगा पहले टू गेट बिल्कुल सम करवाना इंटर्नशिप? पड़ेगा, करवाना पड़ जाएगा आपको भी। आपको ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगी, आपको लेटर भी अपनी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, और आपकी यूनिवर्सिटी वालों को देना भी चाहिए, आपका राइट है वो, ठीक है। तो वो आपको आफ्टर डिग्री के बाद जो है ना ओके वो नहीं कर सकते, तो आपको वो देंगे भी। और अच्छा, आप लोगों के ओके लिए ओके। बेसिकली ये होता है बेनिफिट कि आपके पास एक चॉइस होती है कि आप ज्यादा अरसा इंटर्नशिप करना चाहते हो या कम अरसा करना चाहते हो। अक्सर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है ना, वो 6-6 महीने की भी इंटर्नशिप करते हैं, पेड भी होती हैं उसमें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरह अभी एनएआरसी का बता रही हूँ, आप वहां पहले चले जाओ इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है, 2 महीने की या 1.5 महीने की। वहां पे आप उनके साथ उठना बैठना करोगे तो वहां पे अक्सर वैकेंसीज आई होती हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर से कह सकते हो कि सर मैं यहाँ ज्यादा अरसा अगर करना चाहूँ एज असिस्टेंट आपके पास, तो वो आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट रख लेते हैं। या कोई वैकेंसी आई होती है फॉर एग्जाम्पल, उसमें अगर 1,000 लोगों ने अप्लाई किया है, अब उन 1,000 लोगों को वो जानते तो नहीं है ना, लेकिन वो आपको जानते हैं कि आप कैसा काम करने वाले हो, तो आपका चांस होता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। और पीसीएस से यार, और अक्सर लोग जो है ना एमफिल की रिसर्च के लिए भी इन इदारों की तरफ जाते हैं, ये मैं बताना भूल गई। एमफिल की रिसर्च आप लोग जिस तरह हम अपने डिपार्टमेंट्स में करते हैं ना, तो अगर आपके डिपार्टमेंट में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है लैब्स की, या जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो या थीसिस जिस पे बना रहे हो उसका रिसर्च आप नहीं कर सकते अपने डिपार्टमेंट में, तो ये इदारे आपको इजाजत देते हैं कि आप जाके अपनी एमफिल की या थीसिस की रिसर्च कर लो, ठीक है। इंतजार, ये नहीं नहीं, देखें, वही एचओडी वाला इंटर्नशिप लेटर होता है, ये रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपको एचओडी ही देता है, कोई टीचर आपको नहीं देता। बात सारी वही है, रिकमेंडेशन लेटर या इंटर्नशिप लेटर, ये दोनों चीजें जो है ना एक ही चीज है। तो ये आपको जो है, वो जो आपको टीचर से लेना होता है ना बेसिकली, वो होता है जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ इंटर्नशिप के लिए आपका जरूरी नहीं, आप सिर्फ एचओडी से लेटर लो इंटर्नशिप के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अब ये जैसा ईशा बता रही है कि उन्होंने किया है, आपको किसी भी टीचर से अपने वो रिकमेंडेशन लेटर भी,
ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह हो, मतलब फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट वाले हो तो आपको सिर्फ एचओडी से चाहिए, बाद में आपने करना है तो रिकमेंडेशन लेटर। ये उसी तरह है कि आप स्कॉलरशिप कर रहे हो, क्योंकि अक्सर पेड होती हैं। अब ईशा मुझे काइंडली आप बताइएगा कि आपको क्या कहते हैं, पेड ऑफर हुई थी या आपने फ्री की है? जी जी, अगर आप यूनिवर्सिटी के बाद कहीं और करते हैं तो आप जो है तो फिर भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास राइट है, आप जितनी मर्जी इंटर्नशिप करो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस लो। ठीक है, मैं पेड उस हवाले से ईशा पूछ रही थी कि आपको मतलब वो भी पे कर रहे हैं, क्योंकि 2000 तो फी आपने पे की है। ये पीसीएसआईआर में होता है कि वहां पर आपको ना पैसे मिलते हैं। नो मैम, पेड नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम, व्हाट अबाउट हम्म, सीईएमपी इंस्टीट्यूट, व्हाट इज योर मैम मेरा ओपिनियन? एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जी वहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि निगाह में आप सिर्फ वंस इंटर्नशिप कर सकते हो, सिर्फ एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जितने भी इदारे हैं ना, ये एक ही दफा मौका देते हैं, चाहे वो पीसीएसआईआर है, निगाब है, या कोई भी है, एनआईएच है, तो ये सब ना एक ही दफा आपको चांस देते हैं करने का। तो इसको वेस्ट मत करें, अच्छा एक्सपीरियंस लेके निकले। अक्सर जो है आपको फिर इंटर्नशिप लेटर देते भी नहीं है अगर आपका बिहेवियर ठीक ना हो, और दोबारा मौका भी नहीं मिलता। और आपने दोबारा एक ही जगह पे जाने का वो फायदा नहीं है ना। अगर आप डिग्री के बाद जा रहे हो वो डिफरेंट चीज है, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि वो आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट जाते हो या कोई वैकेंसी होती है अगर असिस्टेंट की। अच्छा जैनब, ये जो आप मुझसे इंस्टीट्यूट का पूछ रही हैं ये लाहौर का है, और जब लाहौर का सेशन होगा मैं इसके ऊपर तब बात करूंगी। अच्छा, सीएमएच लैब के बारे में पूछ रही हैं ईफा, तो ये जो है सीएमएच लैब में वही बेसिकली मैंने आपको जैसा पीम्स का बताया ना, सीएमएच का भी वही प्रोसीजर है। आप उनसे पूछें स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, हर जगह पे देखें सेम चीज चलती है। मैं आपको वहाँ के डिपार्टमेंट्स वगैरह का बता सकती हूँ, लैब्स का बता सकती हूँ। सीएमएच में भी बहुत अच्छी वो ऑफर्स आती हैं, अक्सर जो है आपकी जॉब भी लग जाती है लैब्स में। तो आप जरा इसके ऊपर ना चेक एंड बैलेंस रखा करें, बहुत अच्छी जॉब होती है सीएमएच की लैब्स की, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो। हम्म, ठीक हो गया। ठीक है, ईशा बता रही है कि 15,000 आपको पे करना होता है। हाँ, अब ये बात भी है कि अक्सर इस तरह के जो बड़े इदारे होते हैं ना, ये पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं। लाहौर में जो मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी उसमें भी बहुत पैसे लगते हैं, 10-10, 20,000, 30,000 इस तरह तक की वो फीस लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने 30,000 जो उस इदारे को देना है सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पे काम क्या हो रहा है, उससे बेहतर आप ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ आपको सिखा तो रहे हैं और आपने हाथों से परफॉर्म किया हुआ है, वो आपका एक्सपीरियंस ही और होगा। ठीक है, और किसी का कुछ मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मोस्टली तो मैं आंसर कर चुकी हूँ, आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी का है तो काइंडली वो मुझसे अभी पूछ लें, ग्रुप में फिर मैसेज का रिप्लाई देना मुश्किल होता है। मैम जी, मैम ये जो एनएआरसी या नायाब का आप लोग कह रहे हैं, नायाब का इंस्टीट्यूट के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइडेड नहीं है, बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स ही हमें लेने पड़ेंगे? इसमें इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना एनएआरसी का अपना हॉस्टल है, उसमें एक तो जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आपको मिल भी जाए ना तो आपके खाने पीने का मसला होता है, आपने बाहर आना जाना है, कहीं मार्केट जाना होता है, कुछ करना होता है, तो आपको तो वहाँ पे क्या कहते हैं 4 बजे जिस तरह छुट्टी हो जाती है उसके बाद तो वहाँ कोई गाड़ी ही नहीं चलती, तो आप कैसे जाओगे गेट तक? गेट तक बहुत ज्यादा फासला है, तो आने जाने का बहुत मसला है वहां पे। यानी आपको 4 बजे छुट्टी हुई है तो 4 बजे से लेकर अगले दिन 8 बजे तक आप हॉस्टल के अंदर ही हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इन ड्राइव वगैरह करवानी पड़ती है, वो आपको जाहिर सी बात है हाई रेंट पे ले जाएगी। और खाने पीने का भी बड़ा मसला है, कोई आपको किसी से मंगवाना पड़ेगा, कोई ला के देगा, करीब रेस्टोरेंट भी बहुत कम है। इस्लामाबाद इतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है कि आपको हर जगह बहुत रश मिल रहा हो, तो बड़ा मसला होता है। ओके Okay. मैम, थैंक यू। Okay, Ms. सीवी Usma, thank you so much for all the insights. बाकी जो क्वेश्चंस हैं आई गेस दूसरी सिटी से रिलेटेड हैं, हम लोग इंशाल्लाह ग्रुप को ओपन करेंगे इन फ्यू डेज, एंड फिर बाकी आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर हम लोग वहाँ पे डील कर लेंगे। सोमिया, आप काइंडली हमें पर्सनल नंबर पे हमारे जो ऑफिशियल नंबर है आप उधर डीएम करें और आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच मिसेस मा फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू norms, hostel and each and everything. Thank you so much for the experience sharing participants Abdul Hasib and Ms. Bushra.
आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग के इंसाइट्स बहुत मैटर करते हैं। जो बंदा खुद जाके एक्सपीरियंस करे, इंटर्नशिप करे, उसके इंसाइट्स में और दूसरे बंदे के इंसाइट्स में फ़र्क होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।